साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, आप सबकी एक बेसिक बात पर मैं चर्चा करूंगा। कुल मिला के जी मान लो ये आपका ही केस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज के क्लास के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एंटी करप्शन या विजिलेंस या सीबीआई हमें ट्रैप करती है तो दिमाग में कई चीज़ें घूम रही होती हैं। डिस्चार्ज लगा दूँ क्या, क्वेश्चन लगा दूँ क्या, या रेमेडी कोर्ट से मैं सीख कर लूँ क्या। यूजुअली क्या होता है कि हमारी बेल होती है हाई कोर्ट से। क्लियर है बात ये। तो जो व्यक्ति हमारी बेल करवा देता है, हम ये मानते हैं कि वो क्वैश भी करा देगा। पर केस देने से पहले कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कैच पॉइंट है, जिसको नहीं पकड़ा, नहीं समझा तो फाइल तो आप दियाओगे पर समाधान तब भी नहीं निकाल पाओगे। तो बेटर ये कि हम उस पॉइंट की ओर जो है चर्चा करें, उन पॉइंटों को समझें ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है बात ये। तो एक कॉपी ले लो भाई, एक पेन साथ में रखो और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। साथियों, मैटर चाहे एसीबी का हो, चाहे विजिलेंस का हो, चाहे सीबीआई का हो, सबका जो पेरेंट एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। धारा 7 या 7 है या धारा 8 या धारा 12 पीसीएट के मुकदमे जो है बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो लोक सेवक है वो इन्वॉल्व हो गया फॉर्जरी में, चीटिंग में, गबन में या मिसकंडक्ट में, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस जो है कानून में दिए गए। क्लियर हो गया आपको। साथियों, बेसिकली डिस्चार्ज के लिए मूव करें या क्वेश्चन के लिए मूव करें, और मूव कैसे करें, क्यों करें और किस प्रकार करें, ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं लोक सेवक के माइंड में रहते हैं। कई बार उनका दिमाग सेट होता है कि भाई हमें क्वेश्चन लगा देना चाहिए, पर उनके एडवोकेट कहते हैं कि भाई ज़रूरत ही नहीं है, हमें ट्रायल फेस करनी है। तो गलत वो भी नहीं है, बट जब केस में एविडेंस ही नहीं है उसके बाद ट्रायल फेस करना क्या जस्टिफाइड है, ज़रा सोचिएगा। साथियों, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको हमें चेंज करना होगा और जो मॉडर्न पैटर्न्स हैं, जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ओल्ड पैटर्न में चले तो फिर आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। भाई ये स्थिति वैसे कि पहले हम थे बैलगाड़ी में, क्लियर है, फिर हम आ गए रेलगाड़ी में और आज हम घूम रहे हैं हवाई जहाज में। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये आपका टाइम सेव कर रहे हैं। साथियों, लोग कहते हैं कि भाई कलयुग है, पाप बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई कलयुग से बेटर समय नहीं है। आप ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि 1960, 1970, 1980 मोटा जब वकालत उस टाइम थी क्या थी भाई। रेफरेंसेस थे, फ़ोटोकॉपी कराना, उनको कोर्ट तक लेके जाना कितना मुश्किल था। फिर सामग्री जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, तो हमें हर एक बात के लिए कंसल्ट करना पड़ रहा था एडवोकेट साहब से। अब तो सामग्री जो है अवेलेबल है ऑनलाइन, और हम एआई टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई साइटेशन चाहिए उसको भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो अब आप बताइए कि दिक्कत पहले थी या दिक्कत आज में। क्लियर है बात ये। तो इसलिए जब समय बदल गया है, लड़ने के मेथड चेंज हो गए हैं, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब भी बदलाव नहीं करा तो मारे जाओगे। साथियों, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन बेसिकली एक स्पेशल पावर है हाई कोर्ट की। क्लियर है बात ये बेसिकली इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट्स को क्यों एक्सरसाइज करता है? टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अगर आप सेक्शन 528 BNSS को या धारा 482 CRPC को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि लैंग्वेज दोनों की सेम है, पर एक बात लिख दी गई है कि नथिंग कंटेंट इन दिस कोड, कि इस कोड में मीन्स जो कानून है उसमें कोई बात के होते हुए भी जो नेगेटिव बातें हैं वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को अफेक्ट नहीं करेंगी, और जो कंसर्न पावर का एक्सरसाइज है उसको अफेक्ट नहीं करेंगी। जिसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के पास असीम शक्तियाँ हैं टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता क्या है, बीमारी क्या है, जिसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना पड़ेगा, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल। साथियों, इस केस में 7 ऐसे इंस्टेंस दिए गए हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर इस पैरामीटर्स में केस बैठता है देन डेफिनेटली इट इज़ अब्यूज ऑफ प्रोसेस। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस जो है FIR काट सकती है, और असंज्ञेय मामलों में पुलिस जो है FIR नहीं काट सकती है, पर जांच जरूर कर सकती है, पर उसके लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए। पर अगर किसी असंज्ञेय मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है पर मजिस्ट्रेट कोई आदेश नहीं है इसमें या कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो क्या होगा कि आपने बगैर प्रक्रिया अपनाए जो है कार्रवाई शुरू कर दी, तो इट इज़ अ केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजन। तो वहाँ पर आरोपी को जो है फ़ायदा मिल जाएगा। क्लियर है बात आपको। दूसरी बात, कोई सिविल डिस्प्यूट है पक्षकारों के बीच में और उसको बना दिया आपराधिक मामला, तो अल्टीमेटली जब प्रक्रिया में ही वो कार्रवाई परमिसिबल नहीं है तब भी प्रक्रिया की जा रही है, तो ये क्या हो गया, अब्यूज ऑफ प्रोसेस। तो वहाँ पर रेमेडी बेस्ट क्या हमारे पास में, क्वेश्चन। क्लियर हो गया अपने को। और एक बात जो है समझिएगा कि क्वेश्चन का स्कोप जो है बहुत वाइडर है। कोई भी इम्प्लीमेंट ऑर्डर जो है आप चैलेंज कर सकते हैं उस हाई कोर्ट में
जिसके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट ने, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है चाहे वो जुडिशियल अधिकारी है, अपनी पावर गलत रूप से एक्सरसाइज करते हुए कोई ऑर्डर जो है पारित किया। डिस्चार्ज जो है एक विशेष केस से जो है जुड़ी हुई स्थिति है। क्लियर है? डिस्चार्ज तभी फाइल होगा कि जब आप चार्जशीट हो गए हैं। अगर आप चार्जशीट नहीं हुए तो डिस्चार्ज फाइल नहीं होगा एट द इंसेप्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि मजिस्ट्रेट साहब, जिसको हम कॉमनली सेशन जज भी कहते हैं, एज फार एज पीसी इज कंसर्न, वो परिवाद पर भी जो है प्रसंज्ञान ले सकते हैं। अगर प्रसंज्ञान लेंगे परिवाद पे तब भी डिस्चार्ज जो है लग सकता है। ठीक है जी। पर मोटी मोटी बात यह है कि डिस्चार्ज से जो पहले की स्टेज है वो है टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। कई बार ऐसे व्यू आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, कि डिस्चार्ज का स्कोप जो है लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि केवल जो फाइल है प्रोसिक्यूशन की उसको ही देखा जाएगा, उसको ही एवोल्यूट किया जाएगा। दूसरी बात, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेशन जज भी जो है निरंकुश हो गए और एज फार एज क्वेश्चनिंग इज कंसर्न हाई कोर्ट जज भी जो है निरंकुश हो गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वेश्चन की पावर जो है आपको एक्सरसाइज करनी है स्प्रेंगली। मीन्स ऐसी स्थिति में जहाँ अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रूटीन मैनर में तो वहाँ पर कोई सफलता जो है आप आरोपी को नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के लिए किसी मामले में कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, जिसके लिए ट्रायल की आवश्यकता है, वहाँ पर ही पावर एक्सरसाइज कर दी हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की, तो ऑर्डर क्या होगा? इम्प्यून सेट होगा। और सेम पोजीशन है डिस्चार्ज के अंदर। तो कुल मिला के दोनों का मेथड जो है बिल्कुल सिमिलर है कि चार्जेस मस्ट बी ग्राउंडलेस। दूसरी बात, जो भी एविडेंस फाइल पर है उसके अवलोकन से केस मेड आउट नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड है या आरोपी ने पेश किया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट एंड पार्सल है चार्जशीट के, इट मे बी कंसिडर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, जिसके लिए स्कोप क्या है? ट्रायल का। एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हर्षेंद्र बनाम रहमतुल्ला, उसमें भी ये बात जो है स्पष्ट की गई है कि डॉक्यूमेंट्स अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नो कैजुअल पैटर्न कुड बी अडॉप्टेड टू इंटरवीन विद द सेम। क्लियर है बात है? जब कोर्ट इतना सख्त है इन पैरामीटर्स को लेके, तो हम लोग जो है जागरूक क्यों नहीं है? अब हम जाते हैं अपने एडवोकेट के पास में, कुछ कहेंगे भाई क्वेश्चन लगा दो, कुछ कहेंगे भाई डिस्चार्ज लगा दो। हम डिफरेंशिएट खुद से कैसे करें कि डिस्चार्ज लगाना है या क्वेश्चन लगाना है? यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि एक महत्वपूर्ण फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, रणबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें एक मामला था धारा 420, धारा 467, 120 भी आईपीसी, धारा 13(1)D पीसी8 को लेके। सेल्फ इंडिकेटिंग है कि इसमें चीटिंग भी है, इसमें फॉर्जरी भी है, इसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, इसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी है, जो कि पीसी8 की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अक्यूज जो है क्वेश्चन लगा दिया और कंसर्न सरकार ने जो है इसका अपोज किया, बट उनके पास एक ऐसा पॉइंट था जिस पर उनका पिटिशन जो है फेल तो नहीं हुआ पर डिस्पोज ऑफ हो गया। वो पॉइंट क्या था कि जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं कंसर्न आरोपी ने, इन ऑब्जेक्शंस को वो बिफोर ट्रायल कोर्ट भी रेज कर सकता था। जहाँ रेमेडी स्पेसिफिक है और अल्टरनेटिव है, वहाँ रेमेडी क्वेश्चन की या रेट की जो है लाई नहीं करेगी। यहाँ पर कंसर्न आरोपी का तर्क ये भी था कि सब मेरा पॉइंट ऑफ सैंक्शन में इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ने कोई बात नहीं, इसको भी आप चैलेंज कर दो। तो कहने की बात है कि 90% मैटर्स में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोर्ट आपको कहती है कि भाई जब रेमेडी अल्टरनेटिव है, गो बिफोर ट्रायल कोर्ट एंड रेज ऑल द ऑब्जेक्शन। तो इट इज़ बेटर टू वेस्ट मनी फॉर क्वेश्चनिंग। सबसे पहले हमें जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट में, अगर डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए, जिसके दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जो कॉस्ट इंकरेंस है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप ट्रायल कोर्ट में जा रहे हैं तो सिंपल ड्राफ्टिंग होनी है, इसके अलावा आपके आर्गूमेंट्स होने हैं, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो वहाँ हाई कोर्ट स्टैंड कर रहा है। पर अगर क्वेश्चनिंग में हाई कोर्ट पहुँच गए और हाई कोर्ट से हार गए तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जो है जाना पड़ेगा। क्लियर है बात ये? और जब भी हम इस तरह की पिटिशंस को बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप खुद कॉन्फिडेंट रहें कि आप डिस्चार्ज के लिए ही मूव कर रहे हैं या क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं। पर होता है क्या, अक्सर हम जाते हैं टू द एडवोकेट कि साहब हम डिस्चार्ज हो जाएंगे ना, ये मामला क्वेश्चन हो जाएगा ना। आपको दिखाई कैसे दे रहा है मामला? ये देखो, हमारे कहने मात्र से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म का पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि फाइल को पूरा पढ़ो। सबसे पहले पढ़ो आप एफआईआर को, फिर आप पढ़ो वेरिफिकेशन को, देन आप पढ़ो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेरिफिकेशन, फिर आप पढ़ो प्री ट्रैप को, पोस्ट ट्रैप को, सैंक्शन को, चार्जशीट को, और केस को 7 हिस्सों में बांट के पॉइंट्स निकालो। अगर कोई आपको रोल ही नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक आपके एलिगेशन से नहीं आपके खिलाफ, तो ऐसे सिनेरियो में डिस्चार्ज या क्वेश्चनिंग रेमेडी है, पर डिस्चार्ज को प्रेफर करो और क्वेश्चन को प्रेफर मत करो। यही मेरा ओपिनियन है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मैटर था, उस मैटर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि बेटर इज दैट कि वी शुड मूव बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट टू हैव अ डिस्चार्ज। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमारे केस को कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है देखना होगा। सबसे पहले बात, रोल ऑफ अक्यूज्ड।
दूसरी बात है कि रोल कहाँ अपीयर हो रहा है, तीसरी बात है कि एविडेंस क्या है जो रोल करेक्ट कर रही है, और चौथी बात क्या वो एविडेंसेस या वो फैक्ट्स लॉ का वॉल्यूशन जो है इंडिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है और गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है इस विषय वस्तु पे, उन गाइडलाइंस को भी उल्लंघित नहीं कर रही है वो फैक्चुअल पोजीशन, देन इट इज़ अ फिट केस टू मूव फॉर डिस्चार्ज और क्वेश्चनिंग। तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और एक बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जो पावर है क्वेश्चन की वो है एक्सप्रेंगली, जबकि डिस्चार्ज का जो ग्राउंड है वो है कि चार्जेस मस्ट बी ग्राउंडलेस। दूसरी बात है कि अगर पावर स्प्रेंगली है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है और हाई कोर्ट से आ गए तो सुप्रीम कोर्ट जाना निश्चित है, वहाँ को सुनेगा नहीं सुनेगा पता ही नहीं है। और ऐसे कई मैटर हुए हैं कि जहाँ आरोपी गए डिस्चार्ज के लिए, फ़ायदा नहीं हुआ, हाई कोर्ट गए फ़ायदा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से डिस्चार्ज हो गए, और कई लोग डिस्चार्ज हुए हाई कोर्ट से, कई लोग डिस्चार्ज हुए इवन ट्रायल कोर्ट से भी। तो मेरा कहना यह है कि जो भी रेमेडी हम सीख कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप खुद अश्योर हो जाए कि फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, लॉ का वायलेशंस क्या है और उस पॉइंट पर जजमेंट्स क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। जब तक हम खुद लॉ पॉइंट पे श्योर नहीं है, जब तक हम खुद फैक्चुअल पॉइंट पे श्योर नहीं है, आगे मूव ना करें। मैं एक उदाहरण लूंगा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का, दादा साहिब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है 27/11/2024 का। इस मामले में क्या था कि एक पॉइंट था सैंक्शन को लेके, और आरोपी जो है डिस्चार्ज में गया, डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट पहुँच गया। यहाँ पर तर्क किया था एजेंसी का कि भाई एविडेंस फाइल पर है, आवाज़ मैच कर रही है, डिमांड इज प्रूव्ड एंड देयर इज सर्टेन एविडेंसेस जो कि इंडिकेट कर रही है कि यह आरोपी जो है बनता है। आरोपी का कहना यह था कि मेरे खिलाफ जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें केस मेड आउट नहीं हो रहा है। उसने 3 तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया कि सैंक्शन वंस रिफ्यूज कैन नॉट बी इशूड अगेन, ये वैलिड तर्क है क्योंकि ऐसे कई जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि सैंक्शन को एक बार निरस्त कर दिया गया है, दोबारा उसी फैक्ट पे, मैं जोर दे रहा हूँ, दोबारा उसी फैक्ट पे नई सैंक्शन जारी नहीं हो सकती, नए सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था इस केस में इन्वॉल्व कि यहाँ पर कहा कंसर्न एजेंसी ने कि एफएसएल रिपोर्ट उस समय फाइल पे नहीं थी या बाद में आ गई है, तो कोर्ट ने कहा उससे क्या हो गया, कमिंग ऑफ एफएसएल रिपोर्ट इज नॉट अ न्यू मटेरियल। और तीसरी बात यह है कि फाइल पर डिमांड की पोजीशन क्या है, क्या डिमांड वॉलंटरीली है, क्या डिमांड सजेस्टिव है, या डिमांड है ही नहीं, या डिमांड दिखा दी गई है। इन पैरामीटर्स पर कोर्ट को माइन्यूट विचार जो है करना है। अगर कोर्ट माइन्यूट विचार नहीं कर रही है, जल्दबाजी कर रही है, एंग्जाइटी में काम कर रही है, देन इट इज़ रॉन्ग। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का, महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जजमेंट है 24 मई 2023 का। उसमें बात को लिखा गया है कि अगर डिमांड जो है इनकन्सिस्टेंट है, डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करें। और एक बात जो है विशेषता आप समझिएगा कि जब तक डिमांड वॉलंटरीली नहीं है, जब तक डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, जब तक डिमांड नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 17 मार्च 2023, उसके टेस्ट को पास नहीं करती, तब तक डिमांड को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड सजेस्टिव है या डिमांड को जो है बनाया जा रहा है, डिमांड को ग्राफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर बी केयरफुल वाइल हैविंग एन आर्गुमेंट बिफोर द कंसर्न कोर्ट। और इसके अलावा एक बात को समझिएगा कि जो भी डिमांड को लेकर पोजीशन आ रही है वो अदर सर्कमस्टेंसेस से कैसे मैच कर रही है। अगर अदर सर्कमस्टेंसेस फाइल पर है जिससे मिसमैच है या इनकन्सिस्टेंट है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव अ बेनिफिट, जैसे इस केस में हुआ। तो भले ही एफएसएल हमारे खिलाफ हो, पर अगर पत्रावली में जो एविडेंस है उसके अवलोकन से डिमांड सस्टेन नहीं कर रही है, डिमांड सजेस्टिव है, ग्राफ्टेड है, देन वी कुड हैव अ बेनिफिट डिस्चार्ज। तो आपको हर एक पॉइंट को जो है एग्जामिन करना है। तो प्राइम पॉइंट क्या है, डिमांड, प्राइम पॉइंट क्या है, सैंक्शन, उसके अलावा कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस जिसमें गिल्ड का निष्कर्ष निकाला जा सकता हो। अगर निष्कर्ष गिल्ड का पॉसिबल नहीं है, चार्जेस ग्राउंडलेस है, रिमोट चांस ऑफ कन्विक्शन है, देन वी कुड हैव अ डिस्चार्ज फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो इसलिए हमने आज जाना कि हमें मूव करना है डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप जाइए बिफोर ट्रायल कोर्ट और डिस्चार्ज मूव कीजिए, तो हमारा पैसा बहुत ख़राब हो जाएगा। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहली सीढ़ी क्या है कि हमें जाना है पुलिस के पास और हमें देना हमारा स्पष्टीकरण, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, जिसको ड्राफ्टिंग करने का वही पैरामीटर है जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं डिस्चार्ज में। बस फ़र्क क्या है, इसमें रिपोर्ट पे जोर होगा, FIR पे जोर होगा, हमारा स्टैंड के उस पर जोर होगा, और हमारे डिफेंस डॉक्यूमेंट के इस पर जोर होगा। और कई बार ACB या विजिलेंस जांच में इच्छुक नहीं होती है, तो वहाँ पर हाईकोर्ट जाके भी आप फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकते हो। इनको टाइम दीजिएगा 15 डेज़ का। इसके अलावा ऑप्शन है डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज नहीं हुआ है देन हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हमें यही स्टेप फॉलो करना है अगर आगे बढ़ना। तो अगर हम जम करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, काम करेंगे एंग्जाइटी में, तो आपको लाभ नहीं होगा, अपितु आपका पैसा भी जाएगा और रेमेडी लेस जो है स्थितियाँ वहाँ पैदा हो जाएंगी। तो रेमेडी का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि वी शुड एग्जामिन द एंटायर फाइल इन द प्रॉपर वे, जो मैंने आपको बताया भी है। तो अगर एग्जामिन नहीं कर रहे हो, निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो क्वेश्चन के डिस्चार्ज की, तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। तो हमें जोर देना है रिव्यू पे, हमें जोर देना है डिफेंस ब्रीफ पे, और हमें जोर देना है प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ताकि डिस्चार्ज को मूव करने में और ड्राफ्ट करने में जो है हमें ईजी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में मैंने आपको ये सब्जेक्ट जो है क्लियर करने का प्रयास किया, और किस तरह से आगे बढ़ना है ये मैंने क्लियर करने का आपको प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।